नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला कहा। चुनावी बॉन्ड के पैसे से बीजेपी ने सरकार, विधायक, सांसद खरीदे और इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन सामने आने के बाद साफ हो गया है कि मोदी सरकार से करप्ट कोई नहीं है। और इसके साथ ही कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में जनता ये याद रखे कि मोदी ने जो इंडिया बनाने की बात कही थी उसके विपरीत भ्रष्टाचार की स्थिति बना दी है। तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार, ये मोदी सरकार पूरी तरीके से करप्ट है, इससे ज़्यादा करप्ट कोई और सरकार नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हावी है। और जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार से करप्ट कोई सरकार नहीं है। 2014 से 23 तक की एक भी गारंटी अभी तक मोदी सरकार ने पूरी नहीं की है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और अब इसी कड़ी में लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। लगातार उनके तरफ से मोदी सरकार पर कई तंज कसे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जीतू पटवारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर, मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट कोई और सरकार नहीं है। जो दावे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। डिटेल में अलग अलग स्केल पे हम अपनी बात कहते हैं। मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा। पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, डराने का, धमकाने का और वसूली का। ये इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे। और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया इनकी सरकार ने, सर्वविदित है। और खरगोन में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष को है कुर्सी की चिंता और विपक्ष कुर्सी की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अलग पहचान बनाई है। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और ईडी गठबंधन देश की चिंता नहीं कर रहा, वो कुर्सी की चिंता कर रहा है। एक तरफ जहां मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, इंडी गठबंधन कुर्सी के लिए राजनीति करता है। उनके गठबंधन के लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का अगर ये कहे कि सनातन धर्म कैंसर की बीमारी है, तो क्या इसको इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी? और कांग्रेस चुपचाप मुख दर्शन बनकर खड़ी हुई है। ये बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जनता की जन भावना का अपमान किया। अरे भाई, राम मंदिर का निमंत्रण मिला था तो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? भगवान राम तो सबके, पूरे विश्व के हैं, क्या कांग्रेस के नहीं है क्या? पर कांग्रेस ने उस निमंत्रण पत्र को ठुकराकर 140 करोड़ जनता की जन भावना का अपमान।
और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही खरगोन जिले में नगर पालिका नगर परिषदों पर लगे राजनीतिक पोस्टर हटाए गए हैं। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर नहीं लगे होने चाहिए और इसी कड़ी में स्थानीय प्रशासन की तरफ से बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए कि संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू कर दी जाए और इसके साथ ही लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। नवागत पुलिस अधीक्षक धनराज मीणा ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए, साथ ही राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जहां जहां पोस्टर बैनर लगे हैं उनको लगातार उतारा जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक पोस्टर हैं उनको शहर से हर जगह से उन्हें उतारा जा रहा है, हटाया जा रहा है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना, इसलिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इलेक्शन 2024 जो मुख्य इलेक्शन है उसमें आज से अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसी के संदर्भ में आज सभी पत्रकार गणों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आचार संहिता के दौरान क्या क्या गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी और क्या क्या इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उसके अंतर्गत इलेक्शन जो होगा वो हमने अभी कहा गया है, बताया गया है। संपत्ति विरूपण की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो एक जैसा समान जो इलेक्शन कमीशन की जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है। इससे आदर्श आचार संहिता लागू होती है और पुलिस विभाग की टीम अन्य विभागों की टीम के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता के नियमों को प्रभावित कर रही है और उनको लागू कर रही है ज़िले में। आज हम लोग संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियां जो आदर्श आचार संहिता के तहत प्रतिबंधित है तो उन पे पुलिस प्रशासन की टीम अन्य विभागों के साथ में मिलकर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो अवैध शराब की गतिविधियां हों या अन्य प्रकार मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली संबंधित गतिविधियां हों या बिना अनुमति के कोई ऐसा गतिविधि कोई व्यक्ति संचालित कर रहा है जिसका कि आदर्श आचार संहिता के तहत अनुमति। और भारत में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद देश भर में पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसी कड़ी के तहत इंदौर के 40 से अधिक वाहनों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया है और इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और भिंड में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी है। घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी तरह की राजनीतिक प्रचार प्रसार की होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही बताया कि राजपत्र की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन करने की तिथि 19 अप्रैल और नामांकन की जांच 20 अप्रैल को होगी। अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी चुनाव की और 12 अप्रैल से ही नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। मतदान की तिथि 7 मई रहेगी और आदर्श आचरण संहिता के दौरान जो गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती हैं उन सब पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। संपत्ति विरूपण के लिए प्रथम 24 घंटे में शासकीय संपत्तियों पर, उसके बाद के 24 घंटे में सार्वजनिक स्थानों पर और उसके बाद के 24 घंटे में निजी संपत्तियों पर से संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। शस्त्र लाइसेंस पर प्रतिबंध भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और जो 144 के अंतर्गत अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं इस दौरान विधि विरुद्ध जमावड़ा होना या भीड़ करना या अधिक वाहन लेकर चलना, वे सब अभी लागू हो जाएंगे।
और सभी से शांति। भोपाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिनी स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय डायरेक्टर वॉलीबॉल का आयोजन किया गया, जिसमें 38 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर LN मालविया ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं LN मालविया का कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों ने पुष्प देकर जोरदार स्वागत किया। इस टूर्नामेंट में 8 टीम महिलाओं की और 30 टीम पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन को क्रिसमस स्पोर्ट्स क्लब में द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 और द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। तो वहीं डायरेक्टर वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर LN मालविया ने बताया कि वॉलीबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के खेल प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि देखने को मिलती है। जोरदार ताली हो जाए। राज्य स्तरीय डायरेक्ट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज सुभाष नगर ग्राउंड पे किया गया है, जिसमें क्रिसमस स्पोर्ट्स क्लब और डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन मध्य प्रदेश साझा रूप से इस कार्यक्रम करा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सुधीर भाई ने हमारे साथ जो कार्यक्रम का आयोजन करता है, पिछले विगत 6 महीनों से लगातार काफ़ी मेहनत और प्रयास किया है, परिश्रम किया है, तब जाकर एक कार्यक्रम इस लेवल तक आ पाया है। इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं सुधीर भाई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से और प्रदेश के साथ साथ देश भर से अलग अलग जगह से 38 टीमें आई हुई है, जो कि यहाँ पर वॉलीबॉल का प्रदर्शन कर रही है। जीतने वाली टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000, द्वितीय पुरस्कार में 15,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। खेलों का इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए, होना चाहिए, और मेरी सरकार से मांग भी है कि इसको खेलो इंडिया में भी वॉलीबॉल को जोड़ा जाए और इसको नेशनल छवि प्रदान की जाए जैसे क्रिकेट की है, क्योंकि प्रतिभाएं मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार के खेलों की कई प्रतिभाएं छुपी हुई है वॉलीबॉल को लेकर। अभी यहाँ पर जो खिलाड़ी आए इसमें कई नेशनल भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं और प्रदेश स्तर पर तो कई खिलाड़ी खेल चुके हैं। और आप देख रहे हो कि बहुत ही रोमांचक और अति उत्साहपूर्ण मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। टीमों का उत्साह कम नहीं हो रहा है और अभी तो मैच को चलते चलते रात के 2 बज जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टीमें खेलना बाकी है, सेमीफाइनल बाकी है, फाइनल बाकी है। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आयोजनकर्ता जी सुधीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी खेल को खेल की दृष्टि से खेलें और वॉलीबॉल को मध्य प्रदेश में एक नाम मिले, खेलो इंडिया में जोड़ा जाए और नेशनल लेवल पर इसकी पहचान बने। यही शुभकामनाएं। मैं सुधीर कुमार प्रसाद इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूं और मध्य प्रदेश शूटिंग बॉल एसोसिएशन में सर के अंडर में ही काम कर रहा हूं मैं। और ये विश्वास सारंग ट्रॉफी के नाम से ये टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं, जो कि 16-17 तारीख को ये आयोजन था। और इस टूर्नामेंट के अंदर करीब 38 टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। लड़कियों की भी 100 मैच होने बाकी हैं। रात में 2 बजे तक फाइनल चलेगा। चलिए अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की, और खबर रायपुर से है। रायपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। इस बार चुनाव में देरी हुई है। पिछले समय में भी 3 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था। पहले बस्तर हुआ था, फिर राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, उसके बाद 7 लोकसभा तीसरे चरण में हुआ था। लेकिन तारीखें अलग अलग थी। अप्रैल में ही तीनों चरण के चुनाव हो गए थे। इस समय डिले हुआ है। उस समय रिजल्ट भी पहले आ गया था मई महीने में। अभी तो 4 जून को गणना। जो इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है स्वागत योग्य है और हम ये अपेक्षा करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशनर ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, हम उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा।
और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप के मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि एफआईआर 4 मार्च को की गई थी और अब लोकसभा चुनाव के समय क्यों जानकारी दे रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप को लेकर हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, जिसमें कई लोगों को रायपुर की पुलिस ने पकड़ा था, पर अब हमारी सरकार नहीं है और चुनाव के समय एफआईआर दर्ज की गई है। और खबर जांजगीर चंपा से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के जीतने का दावा किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 माह का काल पूरा कर लिया है और सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी भी पूरा करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण प्रदेश की जनता खुश है। जगह जगह मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है और महिला, युवा और आम वोटर्स एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के 3 महीने के कार्यकाल में आधे से ज्यादा वादे जो हैं वो पूरे किए गए हैं और लोकसभा के 11 सीटों में कमल खिलने और मोदी की गारंटी का जिक्र किया। हमने जो मोदी के गारंटी के साथ जनता का जनादेश किया था, उस जनादेश को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। हम चाहे महतारी बंधन योजना। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने संपत्ति विरूपण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होगा। 7 मई को मतदान की तिथि तय की गई है, जिसके लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की कार्रवाई शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन की अंतिम तिथि घोषित की गई है। 20 अप्रैल स्क्रूटनी और 22 अप्रैल तक नाम वापसी और 7 मई को वोटिंग और 4 जून को काउंटिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है तथा राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी समीकरण बनाने में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस अभी पूरे प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में भाजपा ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस अभी अपनी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं 7 चरणों में देश की 543 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो 19 अप्रैल को 1 सीट, 26 अप्रैल को 3 सीट तथा 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में भी 3 चरणों में प्रदेश में वोटिंग हुई थी। वहीं प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 1,20,092 वोटर्स बढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसको लेकर पूरा हम मैप आपको समझाने जा रहे हैं। लोकसभा सीट बस्तर में होगी। मतदान 19 अप्रैल को होना है। 20 मार्च को जो है इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच जो है 28 मार्च को है। वहीं नामांकन वापसी की तारीख 30 मार्च तय की गई है। वहीं दूसरी चरण की बात करें तो दूसरी चरण में कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद है, जिसमें मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसकी सूचना 28 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी। बात करेगा नामांकन की, नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी तथा नामांकन वापसी की तारीख 8 अप्रैल बताई गई है। वहीं अगर बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में होना है।
जिसका मतदान 7 मई को होगा। इसकी पूरी अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी तथा नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल बताई गई है। बात करें अगर 5 सालों में तो 5 साल में 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें मतदाता आंकड़ों की बात करें तो 2024 में कुल वोटर 2,05,13,252 वोटर थे, जिसमें से 1,01,80,405 पुरुष वोटर हैं। बात करें अगर महिला वोटरों की तो महिला वोटर में 1,03,32,115 जो है महिला वोटर हैं, जिसमें से 50.36% महिला वोटर बढ़े हैं। वहीं अगर बात करते थर्ड जेंडर की तो 732 जो है थर्ड जेंडर की संख्या बताई गई है। वहीं 2019 में यह वोटर टोटल 1,16,16,285 वोटर थे, जिसमें 94,38,463 वहीं 92,05,610 महिला वोटर थे। वहीं 2019 में थर्ड जेंडर की संख्या 1009 रही है। वहीं एक नजर छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीटों में जातिगत समीकरण समझा देते हैं। प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के लिए 6, एसटी के लिए 4 और एससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद इनकी संख्या में 1,20,092 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 18 से 19 वर्ष के 5,77,184 मतदाता हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में ये सब इस बार नया रहेगा। दिव्यांग और बीमार मतदाता भी पोस्टर बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की लंबी लाइन लगती है, वहां कुर्सियां भी रहेंगी, जिनमें बैठकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। पक्षपात करने वाले अफसरों के खिलाफ भी निर्वाचन आयोग सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। जिला चुनाव अधिकारियों को राजनीतिक दलों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना होगा। वहीं चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट मतदाता सुविधा केंद्र पर डाल सकेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक के नाम और नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि सभी इसकी पहुंच हो सके। वहीं सबसे बड़ी बात, फर्जी खबरों से निपटने के लिए जिला स्तर पर एक सोशल मीडिया प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। वहीं एक नजर डालते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े प्रतिशत वोटों की। 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 1,35,82,366 मतदाताओं ने वोट किया था। प्रदेश की 11 सीटों पर कुल 71.49% मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में रायगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 77.78 और सबसे कम बिलासपुर लोकसभा सीट पर 64.36% वोट पड़ा था। वहीं अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 3 चुनावों में भाजपा कांग्रेस के सीटों के, तो 2019 में लोकसभा के परिणाम भाजपा को 9 सीट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीट ही मिल पाई थी। अगर बात करें 2014 की, 2014 में भाजपा 10 सीटों पर बढ़ोतरी दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस 1 में सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर बात करें 2009 की, तो 2009 में भी भाजपा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।